हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज किसानों को जो सम्मान निधि उनके खाते में डायरेक्ट डाली जाती है उसकी 8वीं किस्त डाली और इस तरह से 19,000 करोड़ रुपए वो किसानों के खाते में डाले, जिसका लाभ लगभग 9.5 करोड़ किसानों को मिला। और इस मौके पर मोदी जी ने देश के कुछ किसानों से कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और उनसे नई प्रकार की खेती करने का आग्रह किया, जिसमें उन्होंने कई किसानों से अपने अनुभव भी जाने। जिसमें आपको बताएं, नई तरह की खेती मतलब जब मैं कह रहा हूं तो मसाले, हल्दी और आयुर्वेदिक खेती करने का आग्रह उन्होंने किया। और इसलिए आपको बताएं भी कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आमतौर पे गन्ना, गेहूं या धान 3 फसल हम बोते हैं और बाकी समय उसका इंतजार करते हैं। और कई बार सरकार पे ये दबाव होता है कि ये दाम कितने देंगे, हम दाम की MSP क्या रखेंगे, और उसी के ऊपर किसानी निर्भर रहती है। लेकिन मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं वो बार बार किसानों को ये संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप अपनी खेती को और आधुनिक बनाइए और ऐसा कोशिश करिए कि इस खेती के जरिए आप अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकें। और देश के कई किसानों ने इस बात को जब अप्लाई करना शुरू किया, देखिए उदाहरण के लिए कुछ लोगों ने केवल बांस की खेती शुरू की। खेत कहीं भी हो बांस पैदा हो जाता है और बांस की खेती का तैयार होने में कुछ समय जरूर लगता है, लेकिन जब एक बार तैयार हो गई तो वर्षों आप उससे बांस ले सकते हैं। तो उसी में करोड़पति बन गए। कुछ लोगों ने कुछ दवाइयों का, जो दवाई में काम आती हैं, आयुर्वेद में काम आती हैं, जैसे कि एलोवेरा, उसकी खेती, किन्हीं ने पीपरमेंट की खेती, बहुत लोगों ने शहद का उत्पादन शुरू किया, जिसके लिए सरकार भी मदद करती है। और इस तरह की सभी खेतियों को जो करने के लिए सरकार की तरफ से लोन भी दिया जा रहा है। ये जो सम्मान निधि है ये ऐसे समय में दी जा रही है जब कोरोना काल चल रहा हो। पिछले साल से ये सम्मान निधि शुरू की कि जो गरीब किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको कुछ राहत मिले, ये 2-2 हज़ार रुपए मिलकर। जब किसानों के पास खाने के लिए अपना अनाज है, अपना धान है, अपनी दाल है, उसके अलावा 2,000 रुपए जब उसको मिलते हैं और साल के 6,000 रुपए, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी राहत लेकर आते हैं। मोदी जी ने इस मौके पर जहां किसानों को एक बार फिर से ये आग्रह किया, वहीं आपको बताएं वो किसानों ने मोदी जी को धन्यवाद किया। और ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो किसान बिल को लेकर के बार बार सवाल उठा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस प्रमुखता से लोगों को भड़काने में लगी हुई है। और आपको बताएं, सोनिया गांधी ने अभी हाल ही में 12 प्रमुख पार्टियों को इकट्ठा करा और मोदी जी को एक पत्र लिखा। बहाना था कोरोना काल से फाइट करने का, लेकिन उसमें भी एक लाइन लिख दी कि तीनों कृषि बिल वापस लिए जाएं। यानी कांग्रेस का एक सूत्री कार्यक्रम वो चल रहा है अभी भी कि कृषि बिलों को वापसी कराया जाए। अब उससे नुकसान क्या है? देश का तो नुकसान है नहीं, किसानों का भी नुकसान नहीं है, क्योंकि पूरी फसल पककर अब बिक चुकी। किसान पूरी फसल जिनको बेचनी थी वो गेहूं बेच चुके, जिनकी गुंजाइश रखने की है उन्होंने अपना स्टोर रखा हुआ है गांव में, लेकिन जिनको बेचना था उन्होंने बेच दिया और बेचने के 2 से 3 दिन बाद उनके खाते में फसल का पैसा भी आ गया। और किसान इससे खुश है कि हमारे बीच के दलाल हट गए। हमारी पेमेंट जो लेट आती थी, कई बार तो 6-6 महीने नहीं आती थी, कई बार उसमें से कटमनी मार ली जाती थी, अब वो सीधा पैसा आ रहा है। किसान खुश है, अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये जो कृषि बिल को लेकर फर्जी किसान नेता उभरे थे और उन्होंने आंदोलन खड़ा किया था, दिल्ली को घेर लिया, आज भी कुछ लोग बैठे हैं टेंटों में, ये सब मुंह की खा रहे हैं, क्योंकि अब इनको कोई पूछ नहीं रहा। ना तो सरकार इन्हें पूछ रही, ना अब किसान इन्हें पूछ रहे। हाँ, कुछ लोग जरूर खालिस्तानी समर्थक हैं, कुछ लोग चीन में बैठे एजेंट जरूर हैं जो चाहते हैं कि मोदी का सिरदर्द बने रहें। अब ये सिरदर्द मोदी का बने हुए हैं कि ये अपने गांव वालों का? ये अब आज की रिपोर्ट है, तो कोरोना पर जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। और ये रिपोर्ट उन राज्यों से है जहां के किसान दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसमें शामिल होते हैं, वापसी अपने घर को जाते हैं। तो आपको बताएं, बहुत सारे ऐसे किसान थे जो दिल्ली में पंजाब से आए थे, हरियाणा से आए थे और यूपी के बागपत, बड़ौद, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर एरिया से आए थे। उनमें उन लोगों ने सुपर स्प्रेडर का काम किया है। कोरोना को तेजी से बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया जो दिल्ली में प्रदर्शन में बैठे थे। और आप सब जानते हैं कि दिल्ली वो स्थान है जिसमें देश में सबसे ज्यादा केस एक दिन में आ रहे थे, 27,000, 25,000। और ये जो किसान नेता हैं
ऐसा नहीं है कि ये बॉर्डर पे ही बैठे थे पूरे टाइम। आप अभी भी टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर चले जाओ, आपको 50-60 किसान मिलेंगे दिन में। बाकी कहां है? किसान कहना तो बेकार है, वो केवल आंदोलनकारी हैं, वो आंदोलन जीवी हैं। तो दिन में मिलेंगे 50-60, बाकी कहां जाएंगे? कॉलोनियों में, दिल्ली में घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, और वो घूमते हैं, घूमते फिरते फिर शाम को आ जाते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस दिल्ली में कोरोना बम फूटा हुआ हो, 27,000 केस, 25,000 केस पर डे नए आ रहे हों, ऐसे में वो जो किसान परजीवी हैं, आंदोलन जीवी हैं, वो लोगों में घूम रहे हैं दिल्ली मार्केट में, और फिर आकर के किसानों के बीच में सो जाते हैं टेंटों में। कोई मास्क नहीं मुंह पे, कोई डिस्टेंसिंग नहीं, तो कोरोना फैलेगा। अब वो कोरोना जब लगा, किसी को खांसी हुई, किसी को जुकाम बुखार हुआ, वो बिना चेक कराए गांव में पहुंच गया, और गांव में फिर उसने उस रोग को फैलाया। तो पंजाब सरकार के आंकड़े हैं, किसी और के आंकड़े नहीं, कि पंजाब के गांव-गांव में जब ट्रेस किया गया कि ये जो कोरोना फैल रहा है, एक एक गांव में 50-50 मौत पर डे, ये कैसे हो रही हैं? तो पता लगा कि कुछ लोग किसान आंदोलन में धरना देने के लिए दिल्ली गए थे, और ये वहां से लौटे हैं। लौट करके इनको खांसी जुकाम था, किन्हीं को बुखार था, उसके बाद ये हाल हुआ है। इसी तरह हरियाणा में बहुत सारे गांव ऐसे हैं, कई सारे न्यूज चैनल उनको दिखा रहे हैं कि एक एक गांव में 20-20 मौत दूसरे दिन, तीसरे दिन हो रही है। कौन लोग हैं? जो धरना प्रदर्शन करके वापसी आए हैं। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के इन एरिया में, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौद, आप इसमें देखिए, वो लोग हैं जो यहां इस आंदोलन में आए थे। और इसमें एक बहुत बड़ा नेता जो बुलंदशहर से आया था बड़ा दल बल के साथ, वो तो मर ही गया। मतलब ये नेता खुद भी मर रहे हैं, लेकिन दूसरों को मारने के लिए मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। और जब टिकैत साहब से एक पत्रकार ने सवाल किया कि भाई आपके आंदोलन में जो ये लोग आ रहे हैं, ये वापस जा रहे हैं, गांव गांव में इस बीमारी को फैला रहे हैं, पहले ये गांव में बीमारी नहीं थी, पिछले साल से बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, अब ये गांव में फैलना शुरू हो गई। तो आपके टेंट में कोई मास्क नहीं लगाता, और छोटा सा टेंट है, और वो टेंट पता है कैसे है? एक बिल्कुल जुग्गी सी है, छोटी सी, जिसमें 4 आदमी लेटते हैं, और जो बड़ा टेंट है उसमें लाइन लगा के लेटे हैं। तो किसी पे मुंह पे मास्क नहीं है, खांस रहे हैं, वहीं बीमार हैं। तो टिकैत ने उल्टा सवाल कर दिया, राकेश टिकैत ने। उसने कहा यहां फ्लैट में भी तो लोग रहते हैं, फ्लैट में कौन कितना गज बाई कितने का है? 10 बाई 10 के फ्लैट हैं, यहां तो फिर भी टेंट 15 बाई 15 का है। अरे भाई, आप क्या कहना चाह रहे हो कि दिल्ली में अगर लोग मर रहे हैं फ्लैट में, वो फ्लैट की वजह से ही तो मर रहे हैं कि परिवार में एक को कोरोना हुआ तो सबको हो गया, और जिसके कारण दिल्ली की हालत यह हुई कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, और इसके कारण वो लोग मर रहे हैं, वो तो भुगत रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हो कि आपके टेंटों में जो लोग रह रहे हैं, वो आंदोलन के नाम पे जो आप लोगों को बीमार कर रहे हैं, वो इसी तरह मरे, वो यहां मरे और गांव में जाके गांव वालों को मारें? तो जवाब नहीं है, लेकिन मोदी जी का जवाब नहीं है। मोदी जी को किसान धन्यवाद कर रहे हैं। और आपको बताएं, मोदी जी ने जो ये किस्त दी है 8वीं, इसकी सराहना तो हो ही रही है, मोदी जी के इस काम की भी सराहना हो रही है कि वो गांव गांव में इस समय मेडिकल टीम को भेज रहे हैं। और जैसा कि उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल तय हुआ है कि गांव में क्वारंटीन सेंटर भी बनाए गए, योगी सरकार सबको घर बैठे ऑक्सीजन दे रही है। और मोदी जी ने जो ये इस समय भार संभाला है, शुरू में जरूर हड़बड़ी हुई, क्योंकि हमारे पास जो राज्य सरकारें थी उनके अनुसार ये सब चला नहीं, और दिल्ली को घेर के बैठे हुए लोग, इनकी बेशर्मी देखिए कि ये बॉर्डर को घेर के बैठे हैं, और बॉर्डर से कोई ऑक्सीजन टैंक आना है, कोई एम्बुलेंस जानी है, उसको अवरोध पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये बैठे हैं टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर, ये डटे हुए हैं, क्योंकि ये चाहते ही नहीं। एक टैंकर 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम करके आ रहा है, लेकिन इनको अपने राजनीति से मतलब है, और ये लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। किसानों के नाम पर, जिनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो किसान तो खुश है। उस किसान को तो ये जो मोदी जी का सिस्टम है 3 कृषि बिल में जो लागू हुआ है कि डायरेक्ट उनके खाते में पैसा, इससे वो किसान खुश हैं। और इस समय आप देखिए पूरे देश में जब एलोपैथी की दवाइयां लोग यूज कर रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं। ये ब्लैक फंगस कहां से आई है? ये साइड इफेक्ट के कारण हो रहा है। तो लोग आयुर्वेद की तरफ रुख करते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि साहब हम तो काढ़ा ले रहे थे, हम हल्दी का दूध पी रहे थे, हम तो शहद हल्दी ले रहे थे, हम शहद में तुलसी मिलाकर ले रहे थे, उनकी काली मिर्च खा रहे थे हम तो चाय में, उनकी इम्यूनिटी बाकी की बनिस्बत अच्छी रही,
और उसके कारण वो लोग ज्यादा स्वस्थ रहे, गांव में हो या शहर में। ऐसे लोग, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लोगों के फोन नंबर और कांटेक्ट हैं जो इस दौरान में परिवार में किसी एक को कोरोना हुआ, एक ही घर में रह रहे हैं, बाकी किन्हीं औरों को नहीं हुआ। और उसका कारण क्या है कि डॉक्टरों की राय थी कि अपनी इम्यूनिटी पावर बूस्ट रखिए। तो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दवाइयां नहीं ली उन्होंने देसी चीजें ली। या तो बाबा रामदेव की कोरोनिल खाई, और उसमें जो बाकी चीजें हैं, तेल वगैरह डालना और उस सब का इस्तेमाल किया। किसी ने च्यवनप्राश खाया, किसी ने जो है आंवला खाया। अब ये सब चीजें कहां होती है? बहुत कम क्षेत्र में हमारे भारत में पैदा होती है। और इसीलिए मोदी जी ने अपने संबोधन में किसानों को कहा कि भाई हल्दी पैदा करिए, इसी तरह आंवला पैदा करिए। जो आगे चल के हमें दिख रहा है कि एलोपैथी कई बार हमें लगता है कि कहीं एक एंगल पर जाकर उसके साइड इफेक्ट हैं, और कई बार वो असरदार भी नहीं होती एक जगह जाकर। कोई डॉक्टरों का कहना है कि ये जो एलोपैथी दवाइयां कोरोना में चल रही हैं, कई बार ये उस वायरस को मजबूत कर रही हैं। जब एंटीबायोटिक ज्यादा दी जा रही है तो ऑक्सीजन लेवल सिचुएशन ऊपर नहीं आ रहा है, लोगों का ठीक हो गए, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, लेकिन ऑक्सीजन लेवल अप नहीं हो रहा है। रीजन के दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल होना। और इसलिए डॉक्टर भी कह रहे हैं कि भाई ये जो नेचुरल चीजें हैं इनको लीजिए। अब ये कहां से आएगी? किसान पैदा करेगा। और यही मोदी जी की राय है कि आप लोग गन्ना, गेहूं, धान उगाओ, लेकिन आपके पास यदि जमीन थोड़ी है या जमीन ज्यादा है, दोनों ही कंडीशन में आप इन चीजों को भी पैदा करिए। आने वाले समय में कब कब महामारी कौन देश भेज देगा, क्योंकि जैसा वैज्ञानिक कहते हैं कि आगे आने वाले समय में ये बम, गोला, गोली, इनके लड़ाई कम होंगी, संक्रमण फैलाना और जिसको कहते हैं जैविक युद्ध, ये ज्यादा होंगे। तो आज कोरोना आया है, कल को कोई और आ जाएगा, क्योंकि चीन जब तक है तब तक ये इस तरह के हरकतें करता रहेगा, क्योंकि इसको लगता है कि भारत को बर्बाद करने के लिए, इसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद करने के लिए एक ही तरीका है कि वहां वायरस फैलाओ। तो अगली बार कौन सा वायरस आ जाए और एलोपैथी दवाइयों की इसी तरह फिर मारामारी मचे, वो इंजेक्शन ढूंढो, ऑक्सीजन ढूंढो, इससे बेटर है कि हम अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, और उसके लिए हमें प्राकृतिक चीज जो प्रकृति से मिलेगी, जो किसानों से मिलेगी, जो खेतों से मिलेगी, वो हम खुद पैदा करेंगे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ये हम शायद भूल गए, नहीं तो हम ये कृषि पैदा करते ही थे। ये सब चीजें गांव गांव में दाल पैदा होती है, तो सब लोग किसान दाल भी पैदा करना उत्तर प्रदेश के लोग कम कर दिए। अब जरूरत है कि जब डॉक्टर कह रहे हैं आपको प्रोटीन चाहिए तो दाल पैदा करिए, फिर आपको एलोवेरा भी पैदा करना है, क्योंकि डॉक्टर से दवाई लेकर मेडिकल स्टोर से क्यों लाओ, अपना खुद का एलोवेरा हो, ऑर्गेनिक हो, और ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान दिया जा रहा है। और इसलिए मोदी जी की सलाह सब किसानों को है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर बनने में किसानों का अहम रोल होने वाला है। यदि वो अपनी खेती को, ट्रेडिशनल जो खेती है 2-3 फसलों की, इसके बजाय बाकी चीजों में भी अपने को लाएं। तो मोदी जी ने इस संबोधन को किया और बहुत लोगों ने उसको सराहा है। किसान बड़े खुश हैं कि कम से कम मोदी सरकार, ये पहली सरकार ऐसी है जो किसानों का ध्यान कर रही है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सोच रही है। और कोविड के टाइम में उनका भी ध्यान किया गया, नहीं तो आमतौर पे नौकरी पेशा वालों की मदद करी जाती है या उद्योगपतियों की मदद की जा रही है। और इसी तरह से कांग्रेस हमेशा बीजेपी को कोसती रही कि ये जो बीजेपी सरकार है ये तो उद्योगपतियों की सरकार है। भाई ये तो उद्योगपतियों का ध्यान रखती है, लेकिन ये पहली बार देखने में आया है जब से मोदी सरकार आई है तो केंद्र सरकार किसानों की भी सरकार बनकर सामने उभरी है। और इसलिए मोदी जी को सब किसान कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं। वंदे मातरम।